अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर यूपीएससी प्रीलिम्स में पिछले 4 सालों से बार बार हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या आप मेरी बात को मानेंगे? Hey guys, my name is Vibhu Gaur and I teach current affairs for UPSC. In the past 1 year, I have built a community of more than 80,000 aspirants on my Instagram channel and we are about to hit 10,000 subscribers on our YouTube channel. This is absolutely not a clickbait video. We don't do that here. The purpose of this video is to show you how UPSC sticks to a particular theme and they are again and again asking questions from that particular theme. After watching this video, you will better understand how to identify relevant themes from the newspapers and current affairs so that you can prepare for this exam effectively and efficiently. तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक काम करते हैं, आपको बस ये बता देना कि देखो ये आ रहा है, देखो ऐसा यूपीएससी कर रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। पहले आपको वो टॉपिक को हम पढ़ाएंगे और फिर दिखाएंगे कि कैसे यूपीएससी सेम थीम से बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इससे तैयारी भी होगी और थोड़ी हैरानी भी होगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये क्या है भैया? देखो, यही तो वो कॉन्सेप्ट है जिस पर यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन देखकर भाग मत जाना, कहानी बहुत लंबी है। Basically, this image is showing a very basic and fundamental concept that how sun से short wave incoming radiation आती है, अर्थ उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर री एमिट करता है क्या? लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये बड़ा बेसिक कंसेप्ट है। आप बाहर जाओ, सनलाइट को देखो, आपको दिखती है कि नहीं दिखती? तो सनलाइट आती है, ठीक है। अब अर्थ उसको एब्जॉर्ब करता है, फिर री एमिट करता है। जब री एमिट करता है तो क्या धरती से कोई निकलती हुई लाइट दिखती है तुमको? नहीं दिखती ना। तो अब ये क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो लाइट का स्पेक्ट्रम होता है ना, उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, विजिबल लाइट होती है, यूवी रेज होती हैं, आपने सुना होगा। तो जो इनकमिंग सनलाइट होती है उसमें इंफ्रारेड भी होती है, विजिबल भी होती है, यूवी भी होती है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थ्री। बट अर्थ री एमिट क्या करता है? अर्थ ओनली री एमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन। पहले तो ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपका रेडी हुआ कि भाई शॉर्ट वेव रेडिएशन आती है, ये विजिबल भी होती है, यूवी भी होती है, इंफ्रारेड भी होती है। अर्थ एब्जॉर्ब करता है और री एमिट करता है लॉन्ग वेव रेडिएशन। और लॉन्ग वेव रेडिएशन कौन सी होती है? इंफ्रारेड। तो आप उसको देख नहीं सकते पर फील कर सकते हो। अब कहानी क्या है? हमारी टाइम का, प्रेजेंट टाइम का सबसे बड़ा इशू क्या है? इट इज द क्लाइमेट चेंज। Global warming is the most critical issue that we are facing right now. Don't you think it is one of the most important themes in UPSC? How does this global warming phenomena works? Short wave radiation आती है, long wave infrared re-emit होती है, या तो वो भाग जाए, बहुत बढ़िया भाग गई, पर what we have are greenhouse gases in the atmosphere. Greenhouse gases का आप सिंपल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसमें आप बड़ी बेसिक बात पढ़ते होंगे। ग्रीन हाउस गैसेस के टाइप्स क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती है कि नहीं होती? CO2, मीथेन। ऑल्सो वाटर वेपर भी तो एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है। यस या नो? ग्रीन हाउस गैस ही तो है वाटर वेपर। वो भी तो क्या करता है? जो ये इंफ्रारेड रेडिएशन वापस अर्थ री एमिट कर रहा है, इसको एब्जॉर्ब करता है। सो CO2, मीथेन, वाटर वेपर, दे एब्जॉर्ब, दे ट्रैप दिस लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन और यही फिर हीटिंग इफेक्ट करता है। यही तो ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट है। पहले मुझे ये बताओ, ये बात समझ आई? सिंपल शॉर्ट वेव रेडिएशन आई, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन बाहर गई, बहुत बढ़िया, उसको ग्रीन हाउस गैसेस ने ट्रैप कर लिया, तो क्या हुआ? एक हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हुआ। हाँ जी, इतनी बात समझ आई। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को और मैच्योर करेंगे, लेकिन सिर्फ इतने कॉन्सेप्ट को पढ़ के मैं आपको 2 सवाल दिखाता हूं। UPSC 2023 with reference to the Earth's atmosphere, which one of the following statement is correct? The total amount of insolation received at the equator is roughly about 10 times of that received at the poles. अच्छा भाई, तुमने नापा था। Infrared rays constitute roughly 2/3 of the insolation. अच्छा जी। Infrared waves, हाँ जी, infrared जो अर्थ री-एमिट करता है, are largely absorbed by water vapor that is concentrated in the lower atmosphere. सही स्टेटमेंट है कि नहीं है? क्या गलत है स्टेटमेंट में? वाटर वेपर भी तो एक तरह का ग्रीन हाउस गैस की तरह होता है। तो बस इट एब्जॉर्ब्स द इंफ्रारेड वेव्स दैट अर्थ इज री एमिटिंग और एक ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना होता है, हमें देखने को मिलता है। सिंपल, डन, सी। ओके, 2024 जरा क्वेश्चन को देखो। हाँ जी, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन
एकदम गलत। इनकमिंग तो शॉर्ट वेव होती है, जो अर्थ री एमिट करता है उसको ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप करती हैं और वो हीटिंग इफेक्ट करता है। तो ये तो गलत हो गई। खैर, इससे तो आंसर आपका डायरेक्टली आ गया, बिकॉज स्टेटमेंट 1 को 3 ऑप्शंस में सही बोला गया है। ठीक है, पर कोई बात नहीं, सेकंड स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। एकदम सही। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। बताओ क्या था इनमें? 2024, 2023 रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि फिनोमेना ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इंपॉर्टेंट है। देखो, तुक्का टेक्निक बताने वाले दुनिया घूम रही है, लेकिन अगर पढ़ाई को प्रिसीजन के साथ कर लिया ना, तो इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूं, आपको इस प्लेटफॉर्म पर कभी फियर मॉन्गरिंग देखने को नहीं मिलेगी कि ओ देखो मैं तुम्हें बताता हूं ऐसा हो सकता है, फलाना हो सकता है। अरे उसका क्या करें, पढ़ाओ। आई एम ऑल्सो टीचिंग यू। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन, आउटगोइंग री एमिटेड बाय अर्थ सरफेस लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन। लाइट का कॉन्सेप्ट समझ आया? स्पेक्ट्रम क्या होता है? ठीक है, वापस कौन सी जाती है? इंफ्रारेड। आती कौन सी है? तीनों। ठीक है जी भैया, समझ गए। अब हमको क्लाइमेट चेंज को डिफीट करना है। ओके, क्लाइमेट चेंज को अगर डिफीट करना है तो ग्लोबल वार्मिंग से बचना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म हो रहा है, उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो अगर हमने इस वार्मिंग को रोक दिया तो बात बन गई। पहले इस डायग्राम में देखो बिल्कुल बेसिक तरीके से कि वार्मिंग हो क्यों रही है। क्योंकि सोलर रेडिएशन आ रही है, फिर वो जा रही है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस चाचा बैठे हैं, ये ट्रैप कर रहे हैं, तो वार्मिंग हो रही है। तो बचने के 2 सोल्यूशन बताता हूं। देखो जरा, ये हैं जी 2 सोल्यूशन। पहला, एक काम क्यों नहीं करते, सोच के देखो, अगर ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन आए ना, बाहर से बाहर निकल जाए, अर्थ का जो सरफेस है वो उसको अब्सॉर्ब ही ना करे, तो अब्सॉर्ब नहीं होगा तो री एमिट नहीं होगा, री एमिट नहीं होगा तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं भी तो वो क्या ट्रैप करेंगी? ट्रैप होगा नहीं तो हीटिंग कम हो जाएगी। तो पहला तरीका है, इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है उसको मैनेज करो। समझ आया? अग्री करते हो? ठीक है भाई। ये सोचो, आपका घर का गेट खुला हुआ है। अगर वो गेट खुला हुआ है तो भाई चोर तो फिर अंदर आएगा ना, है ना? आप गेट को बंद कर दो, चोर आएगा ही नहीं, तो चोरी होगी नहीं। तो दूसरा तरीका, अगर शॉर्ट वेव रेडिएशन आ भी गई हैं तो फिर इन ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर दो। अगर ये ग्रीन हाउस गैसेस पहले के मुकाबले कम हो गई तो मैक्सिमम जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो बाहर निकल जाएगी स्पेस में। तो ट्रैप करने के लिए जो चीज है वही नहीं है, तो ट्रैप करेगा कौन? और अगर ट्रैप होगी नहीं तो हीटिंग होगी नहीं, वार्मिंग होगी नहीं। So 2 ways. There are 2 ways. Number 1 is that you don't let the incoming solar radiation come and let the earth absorb it and re-emit it. And the second one is let it come, but then take the greenhouse gases out of the atmosphere so that the maximum long wave radiation can go out. खत्म। सिंपल। 2 तरीके समझ गए। अब इसको कैसे करें, ये करने के ऊपर इतना बड़ा डिस्कशन चलता है, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व ही नहीं करते क्योंकि हम इस थीम को, इस टॉपिक को सोचते नहीं हैं। अच्छा, पहला तरीका, अगर मैं आपको बोलूं, एक काम करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर एरोसॉल्स को स्प्रिंकल कर देते हैं। एरोसॉल्स होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर उनको स्प्रिंकल कर दो, तो वो क्या करेंगे? जो इनकमिंग आपकी शॉर्ट वेव रेडिएशन है उनको रिफ्लेक्ट कर देंगे। यहां पर एरोसॉल्स हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में आए, उल्टे चले गए। क्या बात है भैया, ये तो बहुत बढ़िया चीज आपने बता दी। इसको क्या बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कुछ नोट्स। देखो, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन। इट इज अ प्रपोज्ड मेथड ऑफ सोलर जियो इंजीनियरिंग एम्ड एट रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग बाय रिफ्लेक्टिंग सनलाइट बैक इनटू स्पेस। It involves releasing reflective particles like sulfate aerosols into the stratosphere. आपको मालूम है, वोल्केनिक इरप्शन से भी जो सल्फर रिलीज होता है वो भी एरोसॉल्स फॉर्म करता है, जिससे टेम्पररी कूलिंग होती है। तो ये काम हम आर्टिफिशियली करना चाहते हैं। अब एक बात सोचो, मुझे सोच के बताना, अगर ये टॉपिक न्यूज में है, स्ट्रेटोस्फेयर में एरोसॉल डालना है, तो क्या हमको ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि स्ट्रेटोस्फेयर तक जाया कैसे जाए। पहले ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, प्लेन्स फ्लाई करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में। अब एक बात बताओ, प्लेन से जाना है तो एज अ ब्यूरोक्रेट आप पॉलिसी बना रहे हो, तो आप चैलेंजेस को तो एनालाइज करोगे ना। तो आप सोचोगे कि यार पोलर रीजन्स में तो ये काम करना आसान है, ये बार बार न्यूज में आता है। क्यों आसान है पोलर रीजन्स में स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन करना? सोच के बताओ। बिकॉज द लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज लो इन द पोलर रीजन्स। ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो। और इक्वेटर जो हमारे, जहां पे हमारी कंट्री फॉल करती है, वहां पे स्ट्रेटोस्फेयर इतना ऊपर है क्योंकि ट्रोपोस्फेयर बड़ा है।
सो ये जो प्रैक्टिस है ये करना बहुत मुश्किल है। अब मुझे बताओ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को जरा देखो। यूपीएससी 2024, thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to the poles। बिल्कुल सही। At the equator heat is transported to great heights by strong convectional currents। Absolutely correct। आंसर क्या हो गया? Both statement 1 and 2 are correct, and that is why, because the heat is transported to great heights by strong convectional currents, that is why the thickness of the troposphere is greater at the equator। तो आंसर क्या हो गया? Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 explains statement 1। खत्म। अब समझ आया ये क्वेश्चन क्यों आया था? ये स्टैटिक का क्वेश्चन तो था, माना, पर इसका लॉजिक भी था। रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो है ना, ये तो मानोगे, कहानी तो वही चल रही है। अच्छा, उसके अलावा क्या कर सकते हैं? ये तो एक बात हुई। उसके अलावा भी देयर आर डिफरेंट वेज जिससे हम इस इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन को बाहर से बाहर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, आप ये देखो, स्पेस बेस्ड रिफ्लेक्टर्स। भाई स्पेस में मिरर लगा दो, आएगी वहीं से निकल जाएगी। सरफेस एल्बेडो एनहांसमेंट, यानी कि शाइनी सरफेसेस बनाओ। आइस क्या करती है? आइस का एल्बेडो होता है ना कि वो रिफ्लेक्ट कर देती है सनलाइट को, तो हीटिंग नहीं होती। तो ऐसा काम करो जिससे क्या होगा? इट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ अर्थ सरफेस बाय ऑल्टरिंग लैंड कवर और मटेरियल्स। ठीक है, उससे क्या होगा? जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आई, अब्जॉर्ब हुई नहीं, अब्जॉर्ब होगी नहीं तो लॉन्ग वेव रेडिएशन जाएगी नहीं, तो हीटिंग होगी नहीं। खत्म। ठीक है जी, ये डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। चलो अब जरा दूसरे वे पे आते हैं। ये तो एक वे हो गया। अभी इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी छोड़ा है, अभी आपको बताता हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जो ये ग्रीन हाउस गैसेस थी, इनको आप कम कर दो। ये होंगी नहीं तो ट्रैप करने के लिए कोई होगा नहीं, तो वार्मिंग होगी नहीं। नाउ हाउ टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस? सिंपल सी बात है, या तो खींच लो उन्हें, इधर आओ, नीचे आओ। नाउ हाउ डू यू डू इट? देयर आर वेरियस टेक्निक्स। वन ऑफ द टेक्निक्स इज डायरेक्ट एयर कैप्चर। ये देखो, डायरेक्ट एयर कैप्चर। It is a technique used for carbon sequestration, often referred to as direct air carbon capture and sequestration. This process involves removing carbon dioxide directly from the atmosphere. कैसे होता है, क्या होता है, आपको नहीं जानना। आपने कार्बन डाइऑक्साइड खींच ली, अब उस कार्बन को आप यूज कर लो। अच्छा, और बताना किस तरीके से हम कार्बन को निकाल सकते हैं? What you can do? You can do ocean fertilization। आपने भाई क्या किया? डंप किया आयरन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इनटू द ओशंस टू प्रमोट एल्गे ग्रोथ। वो एब्जॉर्ब करेंगे CO2। ऐसे क्रॉप्स आप ग्रो करो जो CO2 को एब्जॉर्ब करें। इकोसिस्टम कंजर्वेशन करो, फॉरेस्ट, मैंग्रोव, ये सब आप पढ़ते हो। तो ये तरीके हैं। ठीक है, दूसरा तरीका, आप ग्रीन हाउस गैसेस को जाने ही मत दो, जिसके ऊपर सारी चर्चा होती है, दैट आप भाई रिन्यूएबल्स की तरफ शिफ्ट करो, एफिशिएंसी प्रमोट करो, आप कम ये खर्चे करो फॉसिल फ्यूल्स के। इसी में एक मेथड है जो एग्जाम में आ सकता है, उसको बोलते हैं अमाइन स्क्रबिंग। इतना समझ लो, व्हाट इज अमाइन स्क्रबिंग? इट इज अ कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी दैट यूजेस केमिकल सॉल्वेंट्स, पर्टिकुलरली अमाइंस। अमाइंस क्या करते हैं? जो आपके भाई ये गैस स्ट्रीम्स होती हैं, जो पावर प्लांट्स होते हैं, जो CO2 निकल रही है उसको वहीं कैप्चर कर लेंगे, जाने ही नहीं देंगे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, सो ये वैसा प्रोसेस होता है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है और उसके लिए ये वीडियो है भी छोटी, बट हाँ आप इसका नाम जरूर याद रखना, क्योंकि अगले साल शायद इस पर क्वेश्चन आ जाए, अमाइन स्क्रबिंग। उसके अलावा ऑब्वियसली रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल्स, दोज आर मेथड्स दैट यू रीड इन द न्यूज़पेपर्स। तो दो तरीके हो गए। एक तो भैया क्या, यहीं पर रोक दो। दूसरा, ग्रीन हाउस गैसेस को हटा दो, या तो कैप्चर कर लो या रिलीज ही मत करो। अच्छा, 2025 डायरेक्ट एयर कैप्चर पे क्वेश्चन आता है। With reference to the direct air capture, an emerging technology, which of the following statements are correct? It can be used as a way of carbon sequestration. It can be a valuable approach for plastic production and in food processing. In aviation, it can be a source of carbon for combining hydrogen to create synthetic low carbon fuel. इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये रीसेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है वैसे। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, 2 और 3 के बारे में सोचो, क्या कार्बन यूज हो सकती है? अगर समझ गए तो आंसर आ गया। ठीक है जी, चलो। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या सेम कॉन्सेप्ट के अराउंड क्वेश्चन नहीं आ रहे? अरे नहीं भैया, ये तो देखो स्टैटिक क्वेश्चन है, ये स्टैटिक है, ये तो स्टैटिक ज्योग्राफी है। यूपीएससी इस थीम पर फोकस नहीं कर रहा, आप तो यूं ही बोल रहे हो। हाँ, एक डायरेक्ट एयर कैप्चर पे क्वेश्चन आ गया तो क्या? अच्छा रुको, चलो। अब मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट्स बताए थे, ठीक है? या तो आप रोक दो, या आप यहां पर जो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जा रही है इसको ट्रैप मत होने दो। ठीक है, एक बात बोलूं, there are 2 concepts related to 2 different types of clouds that are related to this particular concept। एक आपके होते हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, बड़े बड़े मोटे मोटे क्लाउड्स, और एक आपके होते हैं हाई क्लाउड, सिरस क्लाउड्स, जो यहां ऊपर पतले पतले क्लाउड्स होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस देखो। जो ये क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं, जैसे कॉटन वूल जैसे,
ये क्या करते हैं ना, ये इस सनलाइट को आते हैं और वापस रिफ्लेक्ट करते हैं, इनका सरफेस शाइनी होता है। लेकिन जो ये ऊपर वाले पतले पतले सिरस क्लाउड्स होते हैं, इनमें आइस क्रिस्टल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप करते हैं, वैसा ही काम करते हैं जैसा ये ग्रीन हाउस गैसेस करती हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात नहीं है, जो स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स हैं, जो क्यूमुलस क्लाउड्स हैं, उनको प्रमोट करेंगे, वो आपके फ्रेंड हैं, क्योंकि वो इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देंगे। और जो सिरस क्लाउड्स हैं, उनको आपको हटाना है। हटाना है क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ गए। तो दो कॉन्सेप्ट्स और होते हैं, ये देखो, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। दिस स्ट्रेटजी कंसिस्ट ऑफ स्प्रेइंग सी वाटर अंडर द ओशियनिक बाउंड्री लेयर टू सीड मरीन स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स। कुछ नहीं है, यानी कि जो स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड बन रहा है उसको और बड़ा करो सी वाटर स्प्रे करके, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, वो और रिफ्लेक्ट करेगा। और दूसरा, cirrus cloud thinning. It is a solar geoengineering proposal which aims to eliminate or thin cirrus clouds to allow heat to escape into the space. These cirrus clouds are found at high altitudes and often absorb more incoming solar energy than they reflect because they form in cold temperatures and consist of ice crystals. If the ice crystals are numerous and small, cirrus clouds prevent long wave terrestrial radiation from escaping. ये प्रिवेंट करते हैं रेडिएशन को बाहर जाने से। कौन सी वाली? लॉन्ग वेव, जिससे हीटिंग होती है। अब जरा आप ये कॉन्सेप्ट देखो जरा इस क्वेश्चन को। हाँ जी, 2022 ये क्वेश्चन आता है, हाई क्लाउड्स प्राइमरीली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। अरे नहीं चाचा, कहां से? और लो क्लाउड्स हैव अ हाई अब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमेंटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस कॉज वार्मिंग इफेक्ट। नहीं, उल्टा है। हाई क्लाउड्स ये काम करते हैं और लो क्लाउड्स ये काम करते हैं। तो आंसर क्या हो गया? नीदर वन नॉट टू। अब भी अगर आप ये बात नहीं समझे, that all the static concepts that are asked from geography in the past 4 years, they are related to this very concept of solar radiation management. अब आप जो ये नोट्स देख रहे हैं ना, ये नोट्स मैंने अपने क्लास नोट्स में प्रोवाइड कराए थे ऑन जियो इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि जी हिंदू के अंदर कुछ टाइम पहले जून 9, 2025 को ये पूरा आर्टिकल आया था जिसमें वेदर ट्वीकिंग आइडिया को एक्सप्लेन किया गया था। सारी जो बातें हमने डिस्कस करी है ना, वही यहां पर डिस्कस करी गई थी। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ोगे, आप समझोगे कि यही तो बात है जो यूपीएससी पिछले 4 साल से पूछ रहा है। ऐसा समझो कि अगर आप एक ब्यूरोक्रेट हो जो इस पूरे टॉपिक पर भाई साहब पॉलिसी बना रहे हैं, तो आपको नहीं लगता क्या कि आपको ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए? और वही तो यूपीएससी आपसे जानना चाहता है। So this is the concept of solar radiation management and managing this global warming phenomena and associated static concepts. I hope आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा। करंट अफेयर्स में से अब क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये बात आपको समझने को मिली होगी। अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए कि भाई करंट अफेयर्स पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत हो रही है, दिन में 2, 3, 4 घंटे लग रहे हैं, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो। आई एम टीचिंग करंट अफेयर्स इन द पास्ट 1 year. वी हैव हैड 20 डायरेक्ट हिट्स इन द प्रीलिम्स 2025। इंस्टाग्राम आप मेरा चेक करिए, वहां पे प्रूफ अटैच्ड है। भाई मेरा बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है करंट अफेयर्स पढ़ाने का। आई ओनली टेक 6 लेक्चर्स पर मंथ टू टीच द एंटायर मंथ्स ऑफ करंट अफेयर। मैं आपको बड़ा सिंपल एक तरीका दिखाता हूं। देखिए जी, ये होता है, इसमें हमारे साथ क्या आपको देखने को मिलता है। अगर ये एक मंथ है जिसके अंदर 4 वीकेंड्स हैं, 1, 2, 3 एंड ये 4, तो इसको अगर मैं बोल दूं S1, इसको बोल दूं S2, इसको बोल दूं S3, इसको बोल दूं S4, तो ये 4 संडेज हैं। व्हाट वी डू इज बेसिकली, इन 4 संडेज में पूरा वीक आप अपना एंजॉय करो, स्टैटिक पढ़ो, ऑप्शनल पढ़ो, मेरे साथ संडे को मिलो। संडे को व्हाट आई डू इज आई डिस्कस दीज क्लास नोट्स विद यू। बेसिकली आई डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट मेंस रिलेटेड थीम्स दैट वर देयर ड्यूरिंग द वीक। तो आपकी मेंस की प्रिपरेशन वीक बाय वीक होती चली जाती है। ये थीम्स कोई मामूली थीम्स नहीं है, इसमें आपको इंट्रोडक्शन, पूरी बॉडी, 2 पेज के अंदर बेनिफिट्स, चैलेंजेस, डायग्राम्स, रिस्क, कंसर्न्स और एक रेडीमेड कंक्लूजन सब मिलता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो आपका पूरे वीक जो थीम्स होती हैं वो प्रिपेयर होती चली जाती हैं। तो 4 संडेज मिलाकर आपका पूरे मंथ का जो मेंस का करंट अफेयर है वो डन है। उसके बाद द नेक्स्ट मंथ, लेट अस से ये जुलाई का मंथ है, तो अब नेक्स्ट मंथ अगस्त में मैं आपके 2 लेक्चर्स लेता हूं जिसमें हम पूरे जुलाई मंथ का जितना भी प्रीलिम्स रेलेवेंट करंट अफेयर है उसको डिस्कस करते हैं। पूरे के पूरा जुलाई के जितने प्रीलिम्स रेलेवेंट पॉइंट्स हैं उनको हम 2 लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं, याद करते हैं। ठीक है, अगर आपको डेमो लेक्चर देखना है
तो आप विजिट कर सकते हैं www.gaursepadho.com। वहां पे हमारा कोर्स है कैंप, वहां पर डेमो लेक्चर आप चेकआउट कर सकते हैं, हमारे डेमो नोट्स भी देख सकते हैं। बस ये उसके साथ में आपको मिलते हैं हमारे करंट अफेयर के नोट्स। क्लास नोट्स जो वीकली बेसिस पे मिलते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं प्रिंटेबल फॉर्मेट में, और मंथ एंड में आपको मिलती है हमारी फ्लैगशिप करंट अफेयर्स पत्रिका, द बेस्ट करंट अफेयर्स नोट्स जो आपने आज तक देखे होंगे। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं? क्योंकि ये 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहले होता है आपके मेंस थीम्स एंड स्कीमेटिक्स। मेंस थीम्स के अंदर क्या होता है, आपका जीएस मेंस के सिलेबस के हिसाब से पूरी थीम्स और स्कीमेटिक्स होते हैं। व्हाट आर स्कीमेटिक्स? थीम्स तो मैंने आपको समझा दी। स्कीमेटिक्स आर बेसिकली माइंड मैप्स ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स दैट वर इन द न्यूज। तो ये आपको मिलता है मेंस के सिलेबस के हिसाब से। आप देख सकते हैं, मैं आपको जरा इसका डेमो दिखा दूं। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं कि अगर प्रेसिडेंट रूल की थीम थी या उसके अलावा कुछ और वेस्ट एशिया न्यूज में था तो ये GS2 के नोट्स है, गवर्नर एटसेट्रा। अगर ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट था, यूरोसेंट्रिक रीसेट अ गेटवे फॉर इंडिया, तो इसका बड़ा सुंदर सा एक आपको माइंड मैप मिल जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से नोट्स होती हैं। इसी के अलावा सेकंड सेक्शन हमारा होता है जिसको मैं बोलता हूं प्रीलिम्स चीट शीट्स। प्रीलिम्स चीट शीट में क्या होता है, ये बेसिकली प्रीलिम्स के पॉइंटर्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम माय क्लास नोट्स, जो क्लास नोट्स होते हैं मैं आपको वो भी दिखाता हूं। उसके अलावा हमारी प्रीलिम्स चीट शीट कुछ इस तरह से दिखती है। इसमें बहुत सारे प्रीलिम्स रेलेवेंट पॉइंट्स होते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो आपके रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम इसको कैटेगराइज करते हैं, और आप देख सकते हो सारे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी के साथ में प्रीलिम्स के क्लास नोट्स भी आपको मिलते हैं, जो बेसिकली मैं क्लास में पढ़ाता हूं। जो मैंने आपको बोला कि हम 2 लेक्चर्स लेते हैं, उसमें मैं इन टॉपिक्स को खुद पढ़ाता हूं, जिसको मैं बोलता हूं प्रीलिम्स क्लास नोट्स। इनको मैं खुद पढ़ाता भी हूं आपको। ये भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होते हैं। आप इन नोट्स को चेकआउट करोगे, इतने कॉम्प्रिहेंसिव हैं कि भाई इससे बाहर तो कुछ आना ही नहीं है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब इस कंपाइलेशन की 2 सबसे क्रेजी फीचर्स। सबसे पहले आप ये देखो, मेंस कॉम्बैट। करंट अफेयर्स मैगजीन में आपको ये नहीं मिलेगा भाई। इसमें क्या है, 20 मेंस के मॉडल क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। 20 क्वेश्चंस एंड आंसर्स मेंस के। आप पूरे मंथ का जब करंट अफेयर्स पढ़े हो, आप मेंस की प्रैक्टिस भी करो ना, कि भैया क्वेश्चन ये है, आंसर है, आप लिखो और फिर मॉडल आंसर से कंपेयर करो, और वर्ड लिमिट में मॉडल आंसर्स हैं। ठीक है। अच्छा, उसी के साथ में आप सरप्राइज हो जाएंगे, इस मैगजीन में आपको और क्या मिलता है। इसमें आपको मिलता है एक फुल लेंथ प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट। फुल लेंथ प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट आप देख सकते हो, पूरा एक 100 क्वेश्चन का प्रॉपर मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको हर महीने हमारे कोर्स के साथ मिलती है। तो 6 लेक्चर्स में आपका पूरा करंट अफेयर हो गया। ठीक है। उसके अलावा आपको बेस्ट करंट अफेयर के नोट्स मिल गए, जिसमें आपको मेंस के नोट्स अलग, प्रीलिम्स के नोट्स अलग। भाई उसमें आपको मेंस के मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर मिल गए, और आपको प्रीलिम्स का एक मॉक टेस्ट मिल गया। और बताओ क्या चाहिए। ठीक है। अब अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, आप ये देख सकते हैं हमारा जो कोर्स है वो 3 कैटेगरी का है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, दैट इज द करंट अफेयर्स कोर्स। करंट अफेयर्स कोर्स में बेसिकली आपका कॉस्ट है 5999 प्लस GST। दिस इज द एनुअल फी। यहां आपको वैलिडिटी मिलती है नेक्स्ट ईयर मेंस तक। क्लासेस आपकी चलेंगी। प्रीलिम्स जिन बच्चों का क्लियर होगा उनका एक स्पेशल करंट अफेयर्स का बैच बनेगा फॉर नेक्स्ट मेंस, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास मई तक अवेलेबल होंगी, मेंस तक, नेक्स्ट मेंस तक। ठीक है। अच्छा, उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा वी ऑल्सो हैव अ वेरी नाइस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव। अगर आपको दोनों का पैकेज चाहिए तो दैट इज आवर फ्लैगशिप कैंप कोर्स विच इज एट 7499 प्लस GST। इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे। हमारे आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी मिलेगा, जो कि अनदर मतलब बहुत ही क्रेजी प्रोग्राम हमने डिजाइन करा हुआ है। एक बार आप उसके भी लेक्चर्स को देखेंगे, आप रिग्रेट नहीं फील करेंगे। साथ ही में इसमें मेंटोरशिप भी मिलती है। मेंटोरशिप में हमारे मंथली कुछ सेशंस होते हैं, ग्रुप सेशंस, और उसी के साथ में एक प्राइवेट व्हाट्सएप कम्युनिटी है, जहां पर हर स्टूडेंट के पास मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी है। तो ये भी इस पैकेज का एक एसेंशियल फीचर है। ठीक है। अच्छा, उसी के साथ में अगर आपको इंटरेस्ट है इस कोर्स में आने का, लेकिन आपको थोड़ा हेजिटेशन हो रही है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए, gaursepadho.com। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। भाई एक बड़ी क्रेजी बात है, हम लोग बोल्डली एक बात लिखते हैं दैट वी हैव अ 100% रिफंड पॉलिसी। आपको ना पसंद आए, 1 हफ्ते के अंदर आपके पैसे रिफंड। कोई बात नहीं, नहीं अच्छा लगा, 100% नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी। अगर कोई भी डाउट है आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9870129055, और या फिर आप इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.gaursepadho.com। ठीक है जी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा। इफ यू वांट मी टू मेक मोर सच वीडियोस, ऑल्दो आई डोंट मेक अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब, आई प्रेफर टीचिंग,
But if you want to know more about UPSC and my perspective about this exam, then do let me know in the comment section. जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना? तो that's it. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद.